सो इपिडेमियोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी, जिसका मैंने एक शॉर्ट प्रीव्यू आपको अभी दिया था पिछले लेक्चर में, अब हम उसी चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि डिसेबिलिटी की इपिडेमियोलॉजी क्या होती है। ये भी शॉर्ट चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेगी चैप्टर खत्म करने में, ठीक है। चलो देखते हैं। अब एक मॉडल होता है, WHO ने एक मॉडल प्रेजेंट किया है, उस मॉडल का नाम होता है ICIDH, मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, ICIDH, हमेशा याद रखना। अब ये जो ICIDH मॉडल होता है, ये हमको 3 डेफिनेशंस देता है कि इम्पेयरमेंट क्या होते हैं, डिसेबिलिटी क्या होती है और हैंडीकैप होना क्या होता है। इन तीनों चीजों में डिफरेंस को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो WHO के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, ठीक है। हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये याद रखना। अब अगर मैं बात करता हूं इम्पेयरमेंट की, तो इम्पेयरमेंट सबसे बेसिक चीज होती है। एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन, अगर किसी बंदे के साइकोलॉजी में या फिजियोलॉजी में या एनाटॉमी में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो उसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी की उंगली नहीं है, लॉस ऑफ फिंगर, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका उंगली चली गई, एम्पुटेशन हो गया उसका, है ना, तो एम्पुटेशन में समझो लॉस ऑफ फिंगर हो गया। तो लॉस ऑफ फिंगर क्या है, इम्पेयरमेंट है। लॉस ऑफ फिंगर इज द इम्पेयरमेंट, वो डिसेबिलिटी नहीं है, वो इम्पेयरमेंट है। हमेशा याद रखना, नॉट ऑल इम्पेयरमेंट्स लीड टू डिसेबिलिटी। जरूरी नहीं है कि हर इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी होना ही होना है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ इम्पेयरमेंट होते हैं पर कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। जैसे कि समझो किसी की 6 उंगलियां होती है, जैसे ऋतिक रोशन, तो 6वीं उंगली क्या है, वो इम्पेयरमेंट है, बट कोई डिसेबिलिटी हुई है क्या उसको उससे? नहीं, सारे काम कर सकता है वो, ऐसा। तो नॉट ऑल इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी। अब सेकंड चीज होती है डिसेबिलिटी। अब जो भी आपको इम्पेयरमेंट हुआ है, इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी। सो देखो, एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड एज डिसेबिलिटी। मतलब जो भी चीज नॉर्मल है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है। जैसे कि अपने पास 2 पैर है तो अपन इजीली चल सकते हैं, बट किसी बंदे का एम्पुटेशन हो गया, एक पैर काटना पड़ा उसका, तो जो पैर काटना था वो तो हो गया इम्पेयरमेंट, बट उस पैर काटने के कारण अब वो नॉर्मल चल नहीं सकता है, तो वो क्या हो गई, उसकी डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है, कि वो वॉकिंग नहीं कर पा रहा है। तो वही है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग आफ्टर लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। सो दिस इज द डिसेबिलिटी। अब थर्ड आता है हैंडीकैप। अब देखो, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी फाइनली लीड्स टू हैंडीकैप, इसको ये हैंडीकैप बोलते हैं। अब हैंडीकैप का मतलब समझना बहुत ध्यान से। Handicap is a disadvantage for a given individual in his or her social context। इसका मतलब आप उसको हैंडीकैप पेशेंट को कब बोलते हो, सोसाइटी के एस्पेक्ट में बोलते हो। सोसाइटी उसको किस नजरिए से देखती है, हैंडीकैप के नजरिए से, ठीक है। एक्चुअली है वो पेशेंट डिसेबल, बट सोसाइटी ने क्या नाम दे रखा है उस डिसेबिलिटी को, हैंडीकैप, जो कि एक बहुत बुरा नाम होता है, हैंडीकैप, ठीक है, याद रखना। तो हैंडीकैप हमेशा सोसाइटल कंटेक्स्ट में देखा जाता है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और हैंडीकैप क्यों हुआ है पेशेंट, बिकॉज ऑफ हिज और हर इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, जिसके कारण अब हैंडीकैप इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो, पेशेंट का पैर कटा था, वो तो था इम्पेयरमेंट, पेशेंट चल नहीं पा रहा था, वो तो थी उसकी डिसेबिलिटी, बट अब पेशेंट चल नहीं पा रहा है तो क्या हो रहा है, वो सोसाइटी के कामों को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, सोसाइटी में जैसा रहना चाहिए, जो नॉर्मल काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए सोसाइटी के कंटेक्स्ट में सोसाइटी उसको क्या कहती है, हैंडीकैप कहती है, जब कोई पेशेंट सोसाइटी में बने हुए रोल्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको हैंडीकैप बोलते हैं। तो इम्पेयरमेंट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द टिश्यू और ऑर्गन लेवल, है ना, डिसेबिलिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड हैंडीकैप एट द लेवल ऑफ सोसाइटियल लेवल। अब देखो, इसके लिए ये डायग्राम याद कर लो, बिल्कुल डायग्राम याद कर लो। सबसे बीचों बीच देखना क्या है, सबसे पहले होती है हेल्थ, सबसे बड़ा सर्कल होता है हेल्थ का। अभी जो हम लोग जितने भी लोग ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हमारा पूरा बड़ा हुआ सर्कल पूरा फुलफिल्ड है अभी। अब किसी को टिश्यू या ऑर्गन्स में अगर प्रॉब्लम आ गई तो आप बड़ा सर्कल से छोटे होके आप बन जाओगे छोटा सर्कल, ब्लू वाला, तो वो कहलाएगा इम्पेयरमेंट।
अब अगर उस इम्पेयरमेंट से आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो तो आपका सर्कल जिंदगी का और छोटा हो जाएगा और आप बन जाओगे पर्पल सर्कल, उसको बोलेगी डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी के कारण अगर आप सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आप बन जाओगे छोटा सा सर्कल येलो कलर का, जिसको आप बोलोगे हैंडीकैप। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में रिवाइज कराऊं तो इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी दोनों एक साथ चलती है और हैंडीकैप जो होते हैं वो सोसाइटियल लेवल पे चलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। मतलब इम्पेयरमेंट जो होती है वो टिश्यूज या ऑर्गन्स के लेवल पे होती है, डिसेबिलिटी जो होती है वो इंडिविजुअल के लेवल पे होती है और हैंडीकैप जो होता है वो सोसाइटी के लेवल पे होता है। ठीक है, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखना। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल को समझना। अगर किसी पेशेंट को पोलियो है, पोलियो के कारण वो चल नहीं पा रहा है तो वो क्या हो गई उसकी डिसेबिलिटी। तो देखो लिखा हुआ है इनएबिलिटी टू वॉक ड्यू टू पोलियो इज अ डिसेबिलिटी। बट डिसेबिलिटी, जब देखो आप सोचो पोलियो के पेशेंट कभी चल नहीं पाएगा, समझो बेड रेस्ट पे है, बेड रेस्ट बोल रहा हूँ, बेड रिडन है। अगर वो पेशेंट चल ही नहीं पा रहा है तो बेड रिडन होने के कारण उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। आगे जाके उसकी मसल वीकनेस, मसल वास्टिंग हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाएगी उसके बॉडी में। तो ये सब चीजें इंपेयरमेंट्स है। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, डिसेबिलिटी इज लीडिंग टू इंपेयरमेंट। इसलिए मैंने बोला है कि हमेशा इंपेयरमेंट से डिसेबिलिटी होना जरूरी नहीं है, कभी कभी डिसेबिलिटी से भी इंपेयरमेंट हो सकता है, जो कि इस केस में हुआ था। क्योंकि पोलियो है, पेशेंट चल नहीं पा रहा है तो वो तो उसकी डिसेबिलिटी हो गई, बट चल नहीं पाने के कारण बेड पे पड़े पड़े रहने से उसकी मसल वीकनेस में चली गई और उसके बॉडी में कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए, तो वो क्या हो गया, उसका इम्पेयरमेंट हो गया। तो नॉट एवरी इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी बट समटाइम्स डिसेबिलिटी ऑल्सो लीड्स टू इम्पेयरमेंट। ये चीज याद रखना। अब इसी से आप लोगों के लिए क्वेश्चन, चलो बताओ, पोलियो के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कौन से कॉन्ट्रैक्चर्स बनना कॉमन होते हैं? एनीवन? कौन कौन से कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं पोलियो के पेशेंट में? देखा होगा आप लोगों ने। पूरे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन बन जाते हैं। उसके एल्बो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स, हिप पे एबीडक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, नीज उसके फ्लेक्शन में चले जाते हैं, फ्लेक्शन में मतलब फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं नी पे, एंकल उस पेशेंट का इन्वर्जन में चले जाता है, टेंडो एक्किल्स के कॉन्ट्रैक्चर, पूरी बॉडी उसके कॉन्ट्रैक्चर में चली जाती है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि इतने टाइप के कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं पोलियो पेशेंट्स में। तो देखो इसमें एग्जांपल कितना अच्छा दिया हुआ है कि समझो एक पर्सन है, उसने उसका पैर खो दिया है ना, लॉस्ट लेग, तो वो लॉस्ट लेग क्या हो गया, उसका इंपेयरमेंट। अब वो चल नहीं पा रहा है, वॉक नहीं कर पा रहा है, तो वो होगी उसकी डिसेबिलिटी, और वही सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाएगा हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप। तो ये चीज याद रखना। अब हैंडीकैप के भी टाइप्स होते हैं, हैंडीकैप के भी टाइप्स होते हैं। तो चलो कोई बता सकता है? दिमाग लगाओ, आप लोगों ने कितने टाइप्स के हैंडीकैप देखे अभी तक, बताओ। कितने टाइप्स के हो सकते हैं हैंडीकैप? हैंडीकैप मतलब हैंडीकैप पीपल तो पता है ना, हर जगह बोर्ड लगा रहता है, ट्रेन में, बसेस में, रिजर्व फॉर हैंडीकैप। तो हैंडीकैप के टाइप्स क्या होते हैं? कोई गैस कर सकता है? आवाज आ रही है मेरी? यस ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूं। हैंडीकैप्स होते हैं 6 टाइप के। कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के। देखो एक होता है, उसमें सबसे पहला आता है लोकोमोटर हैंडीकैप। लोकोमोटर हैंडीकैप मतलब वो लोग जो चल फिर नहीं पाते। ठीक है, एक होता है विजुअल हैंडीकैप, जो लोग देख नहीं पाते हैं। एक होता है हियरिंग एंड स्पीच हैंडीकैप, जो लोग बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते। एक होता है कार्डियो पल्मोनरी हैंडीकैप, मतलब इन लोगों को इतनी सीवियर कार्डियक या पल्मोनरी डिसीजेस होती है कि ये लोग चल फिर नहीं पाते, थक जाते, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते। जैसे कि मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। जिन बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होती है उन बच्चों का बर्थ वेट बहुत ज्यादा कम होता है, कभी भी नोटिस करना, उनका वेट बहुत ज्यादा कम होता है और वो पेशेंट, वो बच्चे कभी भाग नहीं सकते हैं।
क्योंकि कंजेनिटल हार्ट डिसीज में उनका हार्ट एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है, तो बच्चे इजीली फटीग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक हैंडीकैप की प्रकार है, कार्डियोपल्मोनरी हैंडीकैप का। फिर एक होता है इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप। इंटेलेक्चुअल से क्या समझते हो? जिनका आईक्यू कम होता है, जो लोग मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह में, तो वो आता है इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप के अंदर। और एक होता है लास्ट इमोशनली डिस्टर्ब, क्योंकि लोग इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव, एकदम भरे भरे होते हैं उनके अंदर इमोशंस, तो वो भी हैंडीकैप के अंदर ही आता है। ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है 6 टाइप्स के हैंडीकैप हमारे पास, लोकोमोटर, विजुअल, हियरिंग, स्पीच, कार्डियोपल्मोनरी, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल। अब याद रखना, ठीक है, 6 टाइप्स के हैंडीकैप। अब हैंडीकैप को करने के बाद डायग्नोसिस ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को देखो, कभी भी आप डिसेबिलिटी को जब भी डायग्नोस करते हो तो आपको एक पेशेंट को फिजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनली पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूरी होता है। डायग्नोसिस केवल फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए स्केल्स अवेलेबल होती है, जैसे हमारे पास पेन स्केल्स होती है, वास स्केल होती है, एनआरएस स्केल होती है ना पेन के लिए, तो उसी तरीके से डिसेबिलिटी के लिए भी हमारे पास बहुत सारी स्केल्स होती है। तो वो स्केल्स इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है, फिजिकली, इमोशनली, वोकेशनली। उनमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पेशेंट को फुलफिल करना पड़ते हैं और उन क्वेश्चंस के हिसाब से, उन क्वेश्चनेयर के हिसाब से उनको हम रैंकिंग देते हैं, ठीक है। कभी भी याद रखना कि पेशेंट को कभी भी केस की तरह ठीक मत करो, उसको एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग की तरह हमको ट्रीट करना है, ठीक है। द पेशेंट इज इवैल्यूएटेड एज ए ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एज अ केस। अब देखो, आपको मैं एक बताता हूं कि इन्हीं चीजों को इवैल्यूएट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो उसके लिए कुछ स्केल्स होती है। जैसे कि देखो, ये वाली स्केल देखना, देख पा रहे हैं सभी लोग? इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी रेटिंग स्केल। इसको याद नहीं करना है, ये बस मैंने एक एग्जांपल के लिए रखा है कि देखो फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या था, देखो क्या लिखा हुआ है, अराउजिबिलिटी, अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आप उसकी आई ओपनिंग चेक कर रहे हो, कम्युनिकेशन चेक कर रहे हो, मोटर रिस्पॉन्स चेक कर रहे हो, और हर चीजों के लिए आपने उसको एक स्कोर दिया हुआ है। अब मुझे कोई बताएगा, फटाफट जल्दी बताओ, ये चीज देख के आपके दिमाग में कौन सी स्केल याद आ रही है? एक स्केल पढ़ी थी हमने जिसमें सारी चीजें होती है, GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। क्यों देखी जाती है? जब भी कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है ना, तो उनके लिए हम यूज करते थे ग्लासगो कोमा स्केल। तो देखो सारे पॉइंट्स वही है। तो ग्लासगो कोमा स्केल सिर्फ अनकॉन्शियसनेस के लिए नहीं, बल्कि डिसेबिलिटी को देखने के लिए भी यूज की जाती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकंड। तो हमने ग्लासगो कोमा स्केल तो चेक कर ली है ना। इसके अलावा कॉग्निटिव का मतलब कि पेशेंट की सेल्फ केयर एक्टिविटीज कितनी कर पा रहा है, जिसमें फीडिंग, खाना खाना है ना, पूरा तरीके से खा पा रहा है, पार्शियली खा पा रहा है, थोड़ा ही खा पा रहा है या बिल्कुल नहीं खा पा रहा है। फिर टॉयलेटिंग, कि उसको कंप्लीट टॉयलेटिंग वो खुद से कर पाता है या उसको हेल्प लगती है, या उसको मैक्सिमम हेल्प लगती है, या बिल्कुल नहीं कर पा रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्कोर्स होते हैं। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो ग्रूमिंग से, बताओ? ग्रूमिंग मतलब क्या समझते हो, बताएगा कोई मुझे? सेल्फ ड्रेसिंग, यस। तो ड्रेसिंग में भी अलग अलग टाइप्स की ड्रेसिंग होती है, अपर बॉडी ड्रेसिंग, लोअर बॉडी ड्रेसिंग, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर डिटेल ये पूरी स्केल होती है जो उसकी, इसलिए मैंने बोला था कि आप जब भी डिसेबिलिटी को इवैल्यूएट करते हो तो सिर्फ फिजिकली चीजों पे इवैल्यूएशन नहीं करते हो, आप उसमें उसके फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल सारे चीजों को अंदर लेते हो, ठीक है। तो अलग टाइप से आप क्वेश्चंस पूछते हो उस पेशेंट्स को, ठीक है, कि उनके डिपेंडेंसी कितनी है, वो कितना लोगों पे डिपेंडेंट है, उनका इमोशंस के ऊपर हम उनसे क्वेश्चनर फिल करवाते हैं कि इमोशनली वो कैसा फील कर रहे हैं। उसमें अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं कि वो डिप्रेस फील कर रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो पेशेंट खुद टिक करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको एक स्कोर देते हैं और वो स्कोर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन या एक पेशेंट कितना % डिसेबल है उसकी लाइफ में, उसमें डिसेबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारा डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। और फिर लास्ट चीज जो चैप्टर की बची है वो है फेजेस ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के होते हैं 2 फेजेस, प्राइमरी फेज या प्राइमरी डिसेबिलिटी और सेकेंडरी डिसेबिलिटी। अब इसको जान लेना क्या होता है। देखो, जो डिसेबिलिटी डायरेक्टली बिकॉज ऑफ सम डिसीज आई है उसको आप बोलते हो प्राइमरी डिसेबिलिटी। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। समझो किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का एक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पैराप्लेजिया, जिसमें दोनों पैर पैरालिसिस में पहुंच जाते हैं। तो अगर किसी पेशेंट के दोनों पैर पैरालिसिस में चले गए बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो वो पैरालिसिस क्या हो गई, वो चल नहीं पा रहा है उसके कारण, तो वो क्या हो गया, वो उसकी
प्राइमरी डिसेबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण हुआ है। बट अब पेशेंट चल नहीं पा रहा है, बेड रिडन हो चुका है, तो आगे जाके उसको जो मसल वीकनेस, मसल वास्टिंग और कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाएंगे उसके बॉडी में, बेड सोर्स बन जाएंगे उसके बॉडी में, तो वो कौन सी डिसेबिलिटी कहलाएगी? वो कहलाएगी सेकेंडरी डिसेबिलिटी। तो सेकेंडरी डिसेबिलिटी के एग्जांपल्स क्या होते हैं? जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स इन पोलियोमाइलाइटिस, या सबलेक्सेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट इन हेमिप्लेजिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हेमिप्लेजिया जब होता है स्ट्रोक आने के बाद, तो हेमिप्लेजिया में जब पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, तो बेड रिडन होने से उसकी जो पूरी रोटेटर कफ मसल्स होती है शोल्डर की, वो वीक हो जाती है, और रोटेटर कफ मसल्स के वीक होने के कारण उसका जो शोल्डर है उसमें डिस्लोकेशन की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए हम हमेशा जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि जब भी आप किसी हेमिप्लेजिया का पेशेंट को देख रहे हो आईसीयू में या बेड रिडन पेशेंट्स को, तो आपको शोल्डर पे बहुत ध्यान देना होता है। आप उसको उल्टी सीधी पोजीशन से मत ऐसा कुछ करा देना कि उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाए, ठीक है? तो इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। तो ये होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिसेबिलिटी। अब एक साइकिल पढ़ लेते हैं हम लोग। वो साइकिल भी बड़ी इजी है। वो साइकिल क्या बोलती है कि जब भी आप इनएक्टिव हो जाते हो बिकॉज ऑफ एनी डिसीज लाइक पोलियो और स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी और स्ट्रोक, ड्यू टू एनी डिसीज, whenever you are inactive, your risk of disability increases। आपकी मस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि आप बेड पे पड़े हुए हो, तो मस्कुलर एक्टिविटी कम होने से आपकी फंक्शनल कैपेसिटी जो होती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, वो खत्म होना चालू हो जाती है। आपकी मसल्स वेस्टिंग में जाना चालू हो जाती है, मसल्स की एट्रोफी चालू हो जाती है, डिस्ट्रॉफी होना, है ना? इससे क्या होता है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे और दूसरे सिस्टम से भी फर्क पड़ता है। आपका हार्ट रेट में चेंजेस आना चालू हो जाते हैं, आपके लंग्स वीक हो जाते हैं, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं, आपका पूरी बॉडी के सिस्टम्स की बैंड बच जाती है, और इससे क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी की डीकंडीशनिंग, इसको आप बोलते हो टोटल बॉडी डीकंडीशनिंग। तो ये साइकिल चलते रहती है गोल गोल, ठीक है? तो ये डिसेबिलिटी की साइकिल होती है जो कभी रुकती नहीं है। अगर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो ये साइकिल कभी रुकेगी नहीं। तो ये चीज याद रखना, आप इस साइकिल को किसी भी लेवल पे ब्रेक करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है? हम इस पेशेंट की ये साइकिल को किसी भी लेवल पे ब्रेक कर सकते हैं, हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की है, ठीक है? एवरी डॉक्टर्स, तो ये भी याद रखना, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर था, ये था एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर, जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी कि सबसे पहले ICIDH मॉडल, जिसमें इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। फिर हमने उनके बीच का रिलेशनशिप देखा था कि आपस में तीनों चीज किस तरीके से रिलेटेड है। फिर हमने पढ़ा था कि डिसेबिलिटी को, हैंडीकैप्स के टाइप्स, फिर डिसेबिलिटी को डायग्नोज और इवेल्युएट कैसे करना चाहिए, और लास्ट में हमने पढ़ी 2 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अलॉन्ग विद दिस साइकिल। उसी तरह फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि आपके कितने टाइप्स के प्रिवेंशन होते हैं, है ना? वो भी बहुत सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। तो इस टाइप से हमारे ये 2 चैप्टर्स थे रिहैब के, ठीक है? अब बच्चों के जो 2 चैप्टर्स है वो सुरभि कवर करेगी 6 to 7 में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आया सभी को समझ में? कोई डाउट किसी को? ठीक है? तो ये चैप्टर्स बोरिंग नहीं बोल सकते इसको हम, होते हैं बोरिंग, पर बोलना मत, क्योंकि चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यार, अपने लिए पता होना चाहिए ना आसपास की सारी चीजें। कब तक इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, कभी कभी तो बोरिंग चीजें भी पढ़ना जरूरी है। हर चीजों को बैलेंस रख के चलना मस्त है, ठीक है? चलो, तो मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। 6 से 7 में सुरभि लेक्चर लेगी, 2 टॉपिक्स और कवर करेगी। सो बाय एवरीवन।